हेलो एवरीवन, कैसे हो। हमने पिछले वीडियो में जो है ईंट को जो है कैसे पकाते हैं भट्टे में, टेम्परेचर क्या क्या होता है, वो चीज़ें जो है हम देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने शुरू करा था पिछले वीडियो में बर्निंग। तो ईंट को जो है हम कैसे पकाते हैं। तो बर्निंग जो है हम तीन भागों में हमने पढ़ा था। पहले तो हम डिहाइड्रेशन करते हैं, या इसी को हम कहते हैं वाटर स्मोकिंग जोन, और ये 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर इसके बाद से हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन जोन। इसमें जो कार्बोनेशियस पदार्थ होते हैं और जो सल्फर होते हैं उनका जो है ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उसमें जो है ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड जो है होता है। फिर थर्ड स्टेप में ये जो जोन होता है इसे हम कहते हैं विट्रिफिकेशन जोन, यानी कि विट्रिफिकेशन का मतलब हिंदी में कांचमय होता है। तो इसमें अब क्या होता है कि जो ब्रिक अर्थ होती है, जो ईंट होते हैं, वो जो है उसमें सिलिका होता है। सिलिका जो है पिघल करके अब वो ग्लास जैसे शेप में जो है ग्लास में चेंज होने लगता है। ठीक है, तो विट्रिफिकेशन जोन को भी हमने तीन भागों में बांटा था, और तीन भागों में बांट के हमने पढ़ा था। तो इसके पहले ये जो विट्रिफिकेशन जोन है, इसमें ना हम ईंट बनाने के लिए जो है अलग अलग प्रकार की जो है हम क्ले का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया है। तो जो लो मेल्टिंग क्ले होती है उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखते हैं। ठीक है, और हाई मेल्टिंग क्ले के लिए जो अधिक तापमान जो है सह सकती है उस पर जो है वो रिएक्शन करती है, तो उसके लिए हम टेम्परेचर जो है 1000 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखते हैं। फिर विट्रिफिकेशन जोन को हमने बोला कि हमने तीन भागों में बांटा था। तो पहले को हम कहते हैं इंसिपिएंट विट्रिफिकेशन, यानी कि इंसिपिएंट का मतलब होता है कि आरंभिक, अभी जो है ग्लास के रूप में चेंज होना शुरू हुआ है, मतलब वो सिलिका के कण जो है अभी नरम हो जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मतलब नरम होते हैं, हार्ड से अभी नरम होते हैं। फिर दूसरे में ये जो है पिघलने लगते हैं, और तीसरे में विस्कस विट्रिफिकेशन बोले तो वो पूरी तरीके से पिघल पिघल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है प्रोसेस थी बर्निंग की। ठीक है, अब जो है हमने तो ये प्रोसेस पढ़ लिया कि जो है ईंट को हम कैसे कैसे पकाते हैं। तो अब इसके बाद से ईंट जो है उसको हम किस में पकाते हैं। ठीक है, तो ईंट को जो है हम किस में पकाते हैं। तो ईंट को हम अ, पजावा में पकाते हैं, और इसके अलावा जो है हम भट्ठी में पकाते हैं। ठीक है, आपने भट्ठा का नाम सुना होगा। तो हम जो है ईंट को भट्ठे में पकाते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हम लिखते हैं क्या। तो अब जो है हमारा हेडिंग रहेगा, यहाँ पे कहाँ गया पेन, हाँ, यहाँ पे हेडिंग हम लिखेंगे, हमारा अगला टॉपिक है भट्ठे को पढ़ना। तो देखिए जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट होंगे उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो जैसे कि भट्ठा है, जैसे कि आप हाफमैन भट्ठा और बुल ट्रेन स्किन, इलाहाबादी भट्ठा और पजावा या क्लैंप, ये सब जो है नाम सुने होंगे। तो हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल से जो है हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कि ये जो है पूरा जो है कैसे कार्य करता है। ठीक है ना, ये जो है आप थोड़ा सा अपने बुक में देख लीजिए कि ये कैसे कार्य करता है। क्योंकि हम जो है पढ़ रहे हैं जेई के जेई एग्ज़ाम को मतलब देखते हुए, तो हमें जो है वो पढ़ना सही नहीं है। आप जो है उसे अपने बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी वो चीज़ें हम पढ़ेंगे तो वो जो है एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, और जो है टाइम बर्बाद होगा। तो अगर आपके नोट्स में अगर वो चीज़ें लिख जाएंगी तो आप जो है बार बार उस पर टाइम दोगे। ठीक है, नोट्स में रहेगी तो आप जो है टाइम दोगे ही। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो क्या होगा कि आपका जो है टाइम जाएगा, और उसमें से जो है एक भी क्वेश्चन जो है नहीं आएंगे। तो जो भट्ठे से या पजावे से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बस हम वही जो है नोट कर लेंगे, और इसके बाद से हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक अभी जो कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई पॉलिटेक्निक का बच्चा जो है देख रहा होगा।
तो वो जो है बुक से अपनी पढ़ लेगा, और बुक से पढ़ करके, और एग्ज़ाम में तो बस लिखना होता है। तो जैसे ये ऊपर से नीचे तक मैं ऐसे पॉइंट कर करके लिखाता हूँ, ऐसे ऐसे, तो वैसे ही पॉइंट कर करके वो भी जो है एग्ज़ाम में लिख लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है। मुझे पता है लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आप कर लोगे। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं, और हमारा हेडिंग है बर्निंग, BURNING, बर्निंग ऑफ ब्रिक। तो बर्निंग का मतलब होता है पकाना। मैंने आपसे जो है कई बार बोला है कि बर्निंग का मतलब होता है पकाना। तो ईंट को ना, ईंट को यहाँ पे लिखते हैं ब्रिक को, ब्रिक को क्लैम्प, CLAMP, ब्रिक को क्लैम्प या किल्न, KILN, किल्न में पकाते हैं। तो जो ईंट है ना, उसको क्लैंप में पकाते हैं या किल्न में। किल्न का मतलब होता है भट्ठी, या जिसको आप भट्ठा बोलते हैं, भट्ठी या भट्ठा जो भी समझ में आए। और क्लैंप, क्लैंप तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्लैंप है। ठीक है। तो ये भट्ठी को लिख लेना आप ऊपर कहीं। इंग्लिश, जो अगर आपको हिंदी में पता है और इंग्लिश आपको नहीं आ रही है, तो हिंदी इंग्लिश जो है दोनों लिखिएगा। मैं मिटा देता हूँ इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रहता। तो आप जो है दोनों लिखिएगा। ठीक है। तो ईंट जो है, ईंट को क्लैंप में भी पकाते हैं, और इसके बाद से किल्न में भी पकाते हैं। किल्न मतलब होता है भट्टी। तो हम यहाँ पे देखेंगे BURNING, बर्निंग ऑफ, BRIC, ब्रिक, इन, बर्निंग ऑफ ब्रिक इन क्लैम्प, CLAMP, क्लैम्प, आर, पजावा, PAZAWWAH। तो क्लैम्प को ही पजावा कहते हैं। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, WAH। तो इसमें जो है हम कैसे पकाते हैं, तो ये जो क्लैंप है, क्लैंप का ही दूसरा नाम क्या है, पजावा। तो यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये जो है क्लैंप कह सकते हो या पजावा कह सकते हो, उसका ये फिगर है। ठीक है। ये दोनों। तो ये ऊपर वाला क्या है, सेक्शन व्यू है। आप जो है सामने से देख रहे, सेक्शन उसका देख रहे हो। जैसे आपकी कोई ये बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग की फ्रंट साइड से दीवार दिख रही है, और ऊपर से देखोगे तो इसका प्लान दिखेगा, तो छत दिखेगा। तो ये इसका जो है प्लान है, ऊपर ऊपर से ये दिख रहा है, और ये सामने से दिख रहा है। ठीक है ना। तो आपने फर्स्ट ईयर में ड्राइंग पढ़ा होगा, तो आपको जो है आ रहा होगा। तो देखो इसमें करते क्या है, यहाँ से ये जो देखो, ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। कहाँ गया, ये ग्राउंड लेवल है ना। तो ये जो पजावा होता है या जो क्लैंप होता है, वो ग्राउंड लेवल से 15 डिग्री के, तो जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद जो है मेरा काम है, ये ग्राउंड लेवल से, यहाँ से, इस ग्राउंड लेवल से 15 डिग्री पे, ठीक है, 15 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, ताकि बर्निंग मतलब सही से जो है आग जल सके। ठीक है। और पक सके। तो ये जो है यहाँ से चाहे कहीं से भी देखोगे तो ये 15 डिग्री पे झुका रहता है। ठीक है। तो इधर वाला जो ऊंचा रहता है, और इधर वाला मतलब नीचा रहता है, ऊंच और खाल रहता है। समझ गए होंगे। तो अब देखो करते क्या है हम कि शुरू में ना हम शुरू में जो फ्यूल होता है, जैसे कि कोयला रखना हो या लकड़ी रखना हो या उपले मतलब गोईठा, ये सब जान रहे हो। तो जो हम शुरू में जो फ्यूल रखते हैं, ईंधन रखते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में रखते हैं शुरू में, शुरुआती स्टेज में। और इसके बाद से पहले रखते हैं फ्यूल को,
फिर इसके बाद से हम ईंट को चट्टे के रूप में ऐसे सजा देते हैं, और ऐसे मतलब ईंट के बीच में जो है गैप रहता है, ठीक है ना। ईंट के बीच में गैप रहता है ताकि जब वो आग जले तो पूरे ईंट के चारों तरफ जो है लगे, ठीक बात है। तो नीचे वाले में फ्यूल ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद से ईंट को चट्टे में लगाते हैं, 2-3 चट्टे में, मतलब 2-3 लाइन में। फिर इसके बाद से ऊपर फिर फ्यूल जो है रखते हैं, और फिर जो है ईंट को बिछाते हैं 2-3 लाइन में। और जैसे जैसे हम नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो हम जो है ये जो फ्यूल ईंटों के बीच में जो हम रख रहे हैं, इसको हम कम करते जाते हैं। क्यों कम करते जाते हैं? क्योंकि जब नीचे से आग जलेगी तो उसका जो आग लगेगी वो ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से ऊपर जो है, अगर हम ऊपर ज़्यादा फ्यूल रखते हैं तो ये जब जलेगी तो ये ऊपर कहाँ चली जाएगी? आसमान में। तो ऊपर कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से हम ऊपर जो है फ्यूल को जो है कम रखते जाते हैं, और इसके बाद से ईंटों को वैसे ही हम सजाते जाते हैं, ठीक बात है। इसके बाद से हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करने के बाद तो ये पूरा जो है ना एक दीवार जैसे बन जाता है, वॉल जैसे। तो अब क्या करते हैं कि इसे चारों तरफ से हम मिट्टी का लेप लगा देते हैं, और मिट्टी का पहले आग जला देते हैं नीचे से, और इसके बाद से पूरा मिट्टी का लेप लगा करके पैक कर देते हैं, ठीक बात है। और पैक करके, और इसको जो है पूरा मतलब पजावे या क्लैंप से जो है ईंट को बन के निकलने में पूरे 5 से 6 महीने जो है लग जाते हैं, 5 to 6 मंथ। और इसमें एक बार में जो है 2 लाख से 3 लाख जो है ईंटें, 2 to 3 लाख जो है ईंटें हमें प्राप्त हो पाती है, ठीक बात है। तो इसमें जो है यही सारा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो है समझा दिया है, अगर आपको समझ में आया होगा तो लिख लीजिएगा। क्योंकि ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अरे सॉरी 15 डिग्री पे झुका होता है, तो वो चीज़ जो है याद करने वाली है, और बाकी जो याद करने वाले पॉइंट हैं तो वो मैं अभी लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो पजावा है, इसमें जब ईंटें बन के निकलेंगी तो केवल 50 से 60% ईंटें ही मतलब सही अच्छी क्वालिटी की होती हैं। बाकी जो ईंटें होती हैं वो जल गई रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं PAZAWAH, पजावा द्वारा 52, ये 50 है, 50 to 60% अच्छी ईंट प्राप्त कर पाते हैं। तो पजावा द्वारा जो है हम केवल 50 से 60% अच्छी ईंटें जो है प्राप्त कर पाते हैं। और इसमें ना हम एक बार जब इसे हम जला देते हैं तो हमारे पास जो है टेम्परेचर का कोई कंट्रोल नहीं होता कि हम जो है ये जो यहाँ पे आग जल रही है उसको धीमी कर सकें या तेज कर सकें। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ईंटें होती हैं वो जल जाती हैं, ठीक है। अब इसका जो है ड्रॉबैक क्या है, हम इसमें तो पका देते हैं, लेकिन इसका जो है नुकसान क्या होता है। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक इन क्लैंप और पजावा, और इसमें ये होता है। और ड्रॉबैक इसका यहाँ पे लिखते हैं DRAWBACK। इसके दोष क्या है या जो भी कह लो, तो इसमें ना टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखो TEMPERATURE, टेम्परेचर पर CONTROL कंट्रोल नहीं होता है, ठीक बात है। और टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं होता, साथ ही में इसमें जो है लगातार ईंटें प्राप्त नहीं होती, हमें 5 से 6 महीने बाद जो है ईंटें प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया कि लगातार को मैं लिखता हूँ कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस ईंटें प्राप्त नहीं
होती है, ठीक है। तो दूसरा हमें जो है कंटिन्यूस ईंटें प्राप्त नहीं होती है, तो कंटिन्यूस नहीं प्राप्त होती है तो वो कुछ ना कुछ महीने में हमें प्राप्त होती होगी। तो इसमें जो है ईंट को जो पकने में है बहुत अधिक समय लगता है, तो 5-6 महीने बाद हमें ईंटें प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो तीसरा ड्रॉबैक हम लिख सकते हैं कि ईंट को पकने में अधिक समय लगता है, ठीक है। तो ईंट को पकने में जो है अधिक समय लगता है, कितना समय लगता है, तो ब्रैकेट में लिख लो 5 to 6 मंथ। तो 5 से 6 महीने लगते हैं ईंट को पकने में। इसके बाद से हम और आगे बढ़े तो क्या देखेंगे, अब ये ना खुली आसमान के नीचे होता है, तो जब बारिश पड़ेगी तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी, ईंधन गीले हो जाएंगे और इसमें आग लगी रहेगी तो वो भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो बरसात के दिनों में ये काम नहीं करता है, ठीक है। और हमने बात करा कि जो है इसमें टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं होगा, तो इसमें क्या होगी, ज़्यादातर जो ईंटें होगी वो जल जाएंगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बरसात के दिनों में बरसात के दिनों में बंद करना पड़ता है। तो बरसात के दिनों में हमें इसे बंद करना पड़ता है और इसमें जो है ईंटें जो होती हैं, ईंटें या तो जल जाती है या पक नहीं पाती है। तो इसमें जब टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं होता और हम जो है उसको डायरेक्शन भी कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए, एक बार जला दिए तो जला दिए। तो अब इसमें जिधर जो है टेम्परेचर जाएगा उधर की ईंटें जो है पकेंगी और जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जल जाएंगी, और जिधर जो है तापमान जो है नहीं हुआ, जिधर हीट नहीं लगेगी, उष्मा नहीं जाएगी, उधर जो है ईंटें क्या रहेंगी, अधपकी रह जाएंगी। तो ये जो है इसमें दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो अगर आप पॉलिटेक्निक में हो, तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, तो पहले तो ये लिखना कि ये क्या होता है, ये कैसे बना होता है, हम ईंटों को जो है कैसे सजाते हैं। और इसके बाद से ये जो सारे पॉइंट मैंने लिखाए हैं ऐसे करके यहाँ पे, तो आप जो है वैसे 1 2 3 करके लिख देना या ऐसे ही लाइन बाय लाइन लिखना। हम देखो मैं बताता हूँ, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जैसे पैराग्राफ में ऐसे ऐसे लिखते चले गए, ऐसे ऐसे लिखते चले गए सारे को, तो वैसे क्या होता है, नंबर हमें नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने भी जो है वैसे ही लिखा है, लेकिन मैं भी जब डिप्लोमा में था तो सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, सारी चीज़ें आती थी और ऐसे पूरा लाइन बाय लाइन जो है लिखते चले जाते थे। तो वो क्या है कि एग्जामिनर जो है नहीं देखता है उसे, और जनरल नंबर जो है जैसे 5 नंबर का है तो 4 नंबर दे के जो है आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, या 3 नंबर दे के जो है आगे बढ़ जाएगा। तो वो जो है ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप जो है अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, अधिक नंबर लाना चाहते हैं, तो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसका जो मेन क्रियाविधि है या जो भी मेन पॉइंट है, तो उनको जो है आप ऐसे लिखिए, जैसे मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, तो वैसे करके लिखिए, ठीक है। अगर मैं चाहता तो इसे पूरा जैसे आप डिप्लोमा में कॉपी भर के आते हो वैसे ही मैं भी लिखा देता, लेकिन अ, हमें जो है कंपटीशन देना है, याद करना है, तो वैसे याद नहीं रह पाता, ठीक है। सारी चीज़ें लिखी रहेंगी लेकिन वो जो है नज़रों पे नहीं चढ़ेगा, तो इस वजह से ऐसे लिखाना पड़ता है। इधर ऊपर से नीचे तक सारा देखोगे तो वैसे ही मैंने लिखा रखा है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप जो है एग्ज़ाम में लिख के आना, आपको जो है नंबर अच्छे मिलेंगे। और इसके बाद से हम आते हैं कि जो अब तो ये पजावा जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, अब पजावा हम जो है ब्रिक को क्लैंप में या पजावा में पकाते हैं, दूसरा जो है किल में पकाते हैं, ठीक है।
तो हम जो है अब किल को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जो किल होता है, यानी कि भट्ठी, जिसे हम भट्ठा कहते हैं या भट्टी कहते हैं। किल जो है दो प्रकार के होता है, KILL। तो किल यहाँ पे हेडिंग डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं किल, KILL। किल जो है दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार के कौन कौन से हैं, तो पहला अगर हम इसे बांटेंगे तो कहेंगे इंटरमिटेंट किल, INTERMITTENT, इंटरमिटेंट किल। और दूसरा अगर हम कहेंगे तो कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस किल, ठीक है, KILL, ठीक है। तो अगर हम इंटरमिटेंट किल की बात करें तो इलाहाबादी जो भट्ठा होता है, ALLAHABADI, इलाहाबादी किल, KILL। तो ये वाला जो फिगर दिख रहा है वो इलाहाबादी भट्ठे का जो है फिगर है, ठीक है। और अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में होता है, यहाँ लिख लो एग्जाम्पल। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, बुल ट्रेंच, BULL, बुल ट्रेंच, TRENCH, बुल ट्रेंच। और इसके बाद से हाफ मैन, HOFFMAN, हाफ मैन, KILL, बुल ट्रेंच किल, KILL, ठीक है। किल मतलब होता है भट्टी या भट्टा। तो अगर हम किल को दो भागों में बांटें तो पहला इंटरमीडिएट किल और दूसरा जो है कंटिन्यूअस किल, ठीक है। तो हम जो है पहले इंटरमीडिएट किल को करते हैं और इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हम पहला INTERMITTENT, इंटरमीडिएट किल, KILL, और ब्रैकेट में लिखो, नहीं ऐसे नहीं लिखो, पहला इधर लिखो इलाहाबादी, ALLAHABADI, इलाहाबादी किल। और ये क्या है, इंटरमीडिएट है, INTERMITTENT, इंटरमीडिएट किल है, बस आप लोग समझ जाए। तो अब जो इलाहाबादी भट्ठा होता है इसकी जो है क्रियाविधि और सारे जो है कुछ जो है आप जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। तो ये इलाहाबादी का जो है ऊपर से प्लान है और ये सामने से क्या है, इसका सेक्शन है, ठीक बात है ना। और ये जो दरवाजे हैं इसमें से फ्यूल भरा जाता है और उसमें जो है लोहे के पतली पतली सीट लगी रहती हैं, दोनों तरफ होता है ये, ठीक है। इधर भी रहता है, इधर भी देखो और इधर भी, दोनों तरफ जो है इसके दरवाजे रहते हैं। तो अगर हवा इधर से इधर की तरफ हवा ऐसे चलेगी तो इधर की ओर खोल देंगे तो हवा जाएगी, तो क्या होगा, हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम पतली सी सीट को हटा देंगे, जिसे हम डैम्पर कहते हैं, तो इसमें हवा लगने लगेगी और वो तेजी से चलने लगेगा, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर कम करना चाहते हैं तो इस डैम्पर को पूरे तरीके से बंद कर लेंगे तो हवा अंदर जाएगी नहीं, तो टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें डैम्पर का यूज करते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो इलाहाबादी किला है ये ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है ना। देखो यहाँ पे ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर है पूरा का पूरा पार्ट। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो इलाहाबादी किल में जो है टेम्परेचर पे जो है हम कंट्रोल डैम्पर की सहायता से करते हैं। और
इसमें जो ईंटें प्राप्त होती हैं हमें, वो 60 से 70% जो है अच्छी ईंटें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसके द्वारा 60 to 70% अच्छी ईंटें प्राप्त होती है। ठीक बात है। और दूसरा क्या है इसकी खासियत कि इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए डैम्पर का यूज करते हैं। तो इसमें टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर पर CONTR कंट्रोल करने के लिए डैम्पर डैम्पर क्या होता है? पतली सी लोहे की चादर होती है, ठीक है। डैम्पर का यूज मतलब उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है टेम्परेचर पर कंट्रोल करने के लिए हम लोग डैम्पर का यूज करते हैं। और ये जो है लिख लो, यह GROUND ग्राउंड LEVEL ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। तो इसके जो है बस इतने ही पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। मेन चीज अब ध्यान रखना कि इसमें जो है टेम्परेचर का कंट्रोल करने के लिए हम डैम्पर का यूज करते हैं। ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है पढ़ते हैं कंटिन्यूअस स्किल। तो मैं इस फिगर को जो है नीचे ले आता हूँ और कहा गया और इसको जो है तो ये इलाहाबादी किल हो गया और ये आपका पंजाबा हो गया, ठीक है। और इसके बाद से हम जो है शुरू करते हैं कंटिन्यूअस किल। तो यहाँ पे दूसरा हेडिंग लिखेंगे CONTINEOUS कंटिन्यूअस किल KILL। तो कंटिन्यूअस किल में क्या क्या है? बुल ट्रेंच किल है और इसके बाद से क्या है? हाफ मैन किल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे BULL बुल TRENCS बुल ट्रेंच KILL किल एंड हाफ मैन KILL किल में ईंट को निम्न STAPE स्टेप में पकाते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस किल है या बुल ट्रेंच किल है, तो इसमें जो है ना ईंटों को जो है कई स्टेप में पकाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हाफ मैन किल है और ये बुल ट्रेंच किल है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये मान लो हाफ मैन किल हो गया, ठीक है। तो इसमें ऐसे जो है इसको हमने कई भागों में बांट दिया और इसे हम क्या कह रहे हैं? चैम्बर कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ना हम पहले ईंटों को, इसमें मान लो दरवाजे लगे हैं तो हम पहले ईंटों को पहले इसमें भर दिए, ठीक है। और ईंटों को भर के हम पहले इसमें भर दिए, फिर इसमें भर दिए,
फिर इसमें भर दिए। मान लो जब हमने ईंटों शुरुआत करा भट्ठा को चलाना, तो ईंटों को हमने भर दिया और भरने के बाद क्या किया कि हमने पहले वाले में आग लगा दिया, ठीक है। तो पहले वाले में जब आग जल जाएगी तो इसमें क्या होगा, तो पहले तो इसे हम लोडिंग किए और लोडिंग के बाद जो है हम आग जला दिए, तो अब ये हीट होने लगेगा, ठीक है। तो आग जलने लगेगी तो उसे हम कहते हैं प्री हीटिंग। और पहले ये धीरे धीरे गर्म होगा। नहीं रुको, ऐसे मैं पहले समझाता हूँ। मान लो कि भट्ठा पहले चल रहा है, ठीक है। तो भट्ठा चल रहा है तो हम इसमें ईंटों को पहले भर देंगे, ठीक है। ईंटों को भरने के बाद फिर इस वाले चैम्बर में भी ईंटों को भर देंगे, ठीक है। अब इधर क्या है कि इधर मान लो इस चैम्बर में ईंटें जो है ठंडी हो गई है, हम इसे निकाल रहे हैं। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है। और इधर इसमें क्या है कि ईंटें पक रही हैं, ईंटें अभी पक रही हैं, इसमें पूरी तरीके से आग जल रहा है। तो जब इसमें ईंटें पक रही होंगी तो इसमें गैस निकलेगा और इसमें का हीट निकलेगा। तो इसमें लोडिंग करने के बाद हम इसमें लोडिंग करने लगेंगे, ठीक है। तो अब इसे यहाँ से पूरा से मतलब इसे पैक कर देते हैं और इसका दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं, ठीक है। इसमें लोडिंग करने के बाद तो अब इसमें की जो गैसें हैं और इसमें का जो हीट है, हम यहाँ से खोल देते हैं। तो गैसें जो है इधर से आती हैं, इसमें से इधर आती हैं और फिर यहाँ से ये चिमनी होता है यहाँ सेंटर में ऊपर निकल जाती है। तो जब गैसें आती हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है, ठीक बात है। और ये पक रहा होता है। तो जब ये पूरी तरीके से पक जाता है तो अब जो है इसमें जो है पकने का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें की जो गैसें होती हैं अब उसको इसमें जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अब इसमें जाने लगती है और गैसें इसमें से होकर के इसमें आकर के चिमनी से निकल जाती है, ठीक बात। अब ये पक गया है, अब यहाँ पे लॉक कर देते हैं। अब ये ठंडा होने लगता है, अब ये पूरा पक रहा होता है। और इधर क्या होती है, लोडिंग चल रही होती है, ठीक है इधर। तो अब ये हीट होने लगेगा, ये पक रहा है। अब इसमें क्या है, पूरा ईंट हमने भर दिया है, ठीक बात है। अब फिर क्या करेंगे कि अब ये जब पक जाएगा तो अब ये पकना शुरू हो जाएगा और इसमें फिर से हम रास्ता दे देंगे इसको। तो गैसें इसमें से आएंगी और इधर से होकर के फिर यहाँ से निकल जाएंगी। तो अब ये हीट होने लगेगा, ये पकने लगेगा, ठीक बात है ना। तो क्या हुआ, पहले इसी तरीके से इसी तरीके से जो सर्कल है वो चलता रहता है। तो पहले हम ईंटों को पहले चैम्बर में भरते हैं, फिर इसके बाद से वो जो है गैसों के द्वारा और ऊष्मा के द्वारा जो है क्या होता है, जो ईंटें पक रही होती हैं उसके गर्म गैसों द्वारा और हीट के द्वारा वो गर्म होता है। फिर वो पूरा पकता है, पकने के बाद उसे हम छोड़ देते हैं, ठंडा होने लगता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस चलता है, तो इसे हम लिख लेंगे। तो बुल ट्रेंच किल और हाफ मैन किल में जो है निम्न स्टेप में ईंटों को पकाते हैं। तो स्टेप क्या क्या है, तो पहला स्टेप है LOADING, लोडिंग करते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या है, प्री हीटिंग करते हैं। प्री यानी कि पहले हीटिंग करते हैं थोड़ा सा, HEATING। अब देखो प्री हीटिंग इस वजह से करते हैं ना, क्योंकि जो गर्म गैसें हैं उनका उपयोग हो जाए, तो इसमें जो फ्यूल जो FUL जो हमारा ईंधन लग रहा है उसकी बचत होगी, ठीक है। ईंट ईंट तो अभी सूखी हुई है, इसमें हल्की सी नमी रहती है, तो वो गैसों के द्वारा जो नमी होती है वो निकल जाती है और हमारा जो फ्यूल लगता है वो केवल ईंट को पकाने में ही खर्च होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्यूल की जो है बचत हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पे बात करें तो प्री हीटिंग के बाद से बर्निंग करते हैं, मतलब पूरा अब जो है आग लग जाती है और पकने लगता है, BURNING, बर्निंग। और चौथे नंबर पे बात करें तो पूरा जब पक जाता है तो उसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और पाँचवें नंबर पे बात करें तो जब ठंडा हो जाता है तो उसे हम बाहर निकालने लगते हैं, तो उसे हम अनलोडिंग कहते हैं, LOADING।
तो इन जो है 5 स्टेप में हम बुल ट्रेंच किल या हाफ मैन किल में जो है ईंटों को पकाते हैं। तो इसको जो है आप लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे और ये क्रम जो है याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है ना। अब बुल ट्रेंच किल और हाफ मैन किल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, जो भट्ठी होती है KILL किल को 8 से 12 CHAMBER चैम्बर में क्या करते हैं, बांट लेते हैं, ठीक है ना। तो जो पहले जो भट्टी होता है उसको कई चैम्बर में जो है बांट लेते हैं। आपकी मर्जी के अनुसार है, आप जो है अगर उसका एरिया बहुत ज़्यादा है तो उसके अनुसार जो है बांट सकते हैं, अगर वो छोटा है तो उसके अनुसार आप बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 से 12 जो यहाँ पे लिखा है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किताबों में दिया होगा तो आप देख लेंगे। फिर इसके बाद से क्या करते हैं, जो ईंट होता है, ईंट को सामान्यतः 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाते हैं। तो ईंट के पकाने का जो समय होता है तापमान होता है वो 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद से यहाँ पे बात करें BURNING बर्निंग टाइम। तो बर्निंग टाइम जो है 24 आवर्स HOURSE, यानी कि पकाने का समय। तो इससे जो है ना हम पूरी तरीके से 24 घंटे तक इसमें आग जला के अच्छी तरीके से पकाते हैं। तो जो बुल ट्रेंच किल है या हाफ मैन किल है तो उसमें ईंटें 24 घंटे में हमें पक के मिल जाती है, ठीक है। और जबकि इलाहाबादी किल में जो है 2 से 3 दिन लगते हैं, 2 से 3 डेज पकने में समय लगता है, ठीक है ना। तो इसमें 24 घंटे में ईंटें जो है हमें प्राप्त हो जाती है। और जब ईंटें पक जाती हैं तो उसको ठंडा करने में टाइम लगता है। पानी छिड़क के तो ठंडा नहीं करोगे, वो अपने से ठंडा होगा। तो यहाँ पे ईंट को सामान्यता का मतलब जनरली 10 to 12 days तक ठंडा करते हैं। अगर बात करी जाए तो हम जो टाइम लेते हैं वो 12 दिन लेते हैं। GENERALLY जनरली 12 डेज। तो हम जो है आमतौर पे 12 दिनों का समय जो है हमें लगता है, ठीक बात है। इसके बाद से ये जो बुल ट्रेंच किल है ना, BULL बुल TRENCH बुल ट्रेंच KILL बुल ट्रेंच किल द्वारा, इसके द्वारा केवल 70 से 80% जो है ईंटें हमें अच्छी प्राप्त होती है। ईंट जो है 70 से 80% ईंट जो है अच्छी ईंट प्राप्त होती है। अरे लिख लिया मैंने, अच्छी ईंट प्राप्त होती है। और अगर हाफमैन किल की बात करें तो HOFFMAN हाफमैन किल द्वारा 80 to 90%
अच्छी ईंटें प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो अगर हाफमैन किल की बात करेंगे तो यहाँ पे 80 से 90% अच्छी ईंटें प्राप्त होंगी, जबकि बुल ट्रेंच किल में जो है 70 से 80% जो है अच्छी ईंटें प्राप्त हो पाएंगी, है ना। और हाफमैन किल होता है, उसका जो एक चैम्बर होता है उसमें 25,000 ईंटें होती हैं, जबकि बुल ट्रेंच किल के एक चैम्बर में 10,000 ईंटें होती है। हाफमैन किल के एक CHAMBER एक चैम्बर द्वारा 25,000 ईंट तथा बुल ट्रेंच बुल TRENCH बुल ट्रेंच KILL किल के एक CHAMBER चैम्बर द्वारा 10,000 ईंटें प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो हाफमैन किल में एक चैम्बर में 25,000 ईंटें रहती हैं और इसमें जो है 10,000 ईंटें रहती हैं। ठीक बात है। तो इसी के अनुसार जो हाफमैन किल होता है, हाफमैन किल द्वारा एक साल में 9 to 12 लाख तथा बुल ट्रेंच TRENCH बुल ट्रेंच किल द्वारा 3 to 3.5 लाख ईंट जो है प्राप्त होती है। ठीक है ना। प्राप्त होती कहा गया होती है। तो मुझे थोड़ी सर्दी है, हो सकता है आवाज़ धीरे धीरे आ रही होगी, क्योंकि मुझे सुनाई भी जो है धीरे दे रहा है, तो इस वजह से मैं धीरे बोल रहा हूँ, है ना। तो हाफमैन किल के द्वारा जो है एक साल में 9 से 12 लाख जो है ईंटें हम प्राप्त कर पाते हैं, जबकि बुल ट्रेंच किल के द्वारा जो है हम 3 से 3.5 लाख जो है ईंटें हम निकाल पाएंगे। ठीक है। तो इसमें देख लेना कि अभी हाफमैन किल तो पूरे साल लगातार चलता रहता है, बुल ट्रेंच किल भी देख लेना कितनी बार जो है चलता है और इसमें कितने चैम्बर होते हैं। ये सारी चीज़ें ये जो है पूछने वाली बातें नहीं है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। अगर आप डिप्लोमा में हैं, पॉलिटेक्निक में अभी फर्स्ट ईयर में है, तो ये सारी बातें जो है अपने एग्जाम में जो है लिख सकते हैं। अगर हाफमैन भट्टा पूछेगा तो हाफमैन भट्टे से संबंधित जो है बातें सारी लिखेंगे, और बुल ट्रेंच किल के बारे में पूछेगा तो उससे संबंधित सारी बातें जो है लिखेंगे। ठीक है ना। मैं दोनों को मिक्स करके यहाँ पे दिखा दिया हूँ। और आपने देखा ऊपर की जो हाफमैन किल होता है उसका शेप जो है सर्कुलर होता है। ठीक है। तो इसको WF हाफमैन KILL किल का SHAPE से CIRCULAR सर्कुलर तथा BULL बुल TRENCH बुल ट्रेंच KILL किल का से OIVAL ओवल मतलब जो अंडाकार होता है ऐसे, तो अंडाकार होता
है, या इसे इलिप्टिकल भी लिख सकते हो, यानी कि दीर्घवृत्त, वृत्ताकार। तो दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे लिखते हैं HOFFMAN, हाफमैन, KILN, किल का पूरा पार्ट, GROUND, ग्राउंड, हाफमैन किल का जो पूरा पार्ट है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, जबकि TUWL बुल, TRENCH बुल ट्रेंच किल का पूरा PART पार्ट नीचे होता है। मतलब हाफमैन जो किल है, हाफमैन भट्टी है, भट्ठा है, उसका जो पूरा पार्ट है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर रहेगा, और जो बुल ट्रेंच किल है उसका पूरा पार्ट क्या होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। इसी वजह से जब बरसात आती है तो ग्राउंड लेवल से नीचे है तो उसमें पानी भर जाएगी, तो बरसात के दिनों में उसे जो है बंद करना पड़ता है ना। तो पता नहीं मुझे कि आपको आज के जो है कैसा लगा। मुझे थोड़ी सर्दी है तो इस वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ में दिक्कत लग रही होगी। तो आज हमने देखा कि जो है ईंट को जो है कैसे पकाते हैं, और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें जो है एग्जाम में जो पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, ठीक है ना। और ये जो है उतना कोई खास है नहीं कि जो है एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं। हाँ, ये यहाँ पे अगर इसमें याद करने वाली बात पूछा जाए तो बुल ट्रेंच किल और हाफमैन किल में जो है ईंटों को किन स्टेपों में हम पकाते हैं, तो ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ पे जो 5 स्टेप लिखे हुए हैं इनको जो है आप जो है याद कर लेना। और एग्ज़ाम में अगर आप जाते हो अ, अपने पॉलिटेक्निक वाले एग्ज़ाम में अगर कोई लड़का देख रहा है तो आप जो है ये 5 स्टेपों को जो है ज़रूर से शामिल करना, है ना? तो आपके नंबर जो है अच्छे आएँगे। और बाकी यहाँ पे इसको याद रख लेना, 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो पकाते हैं हम इसे को 24 घंटे तक पकाते हैं। मतलब 24 घंटे तक जो है उसमें हम फ्यूल डाल के और अच्छी तरीके से आग डाल के जो है पकाते हैं। तो ये 24 घंटे आपको याद रखना है। और 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ठंडा करने का समय जो है 10 से 12 दिन। तो उसमें जो कामर याद करना है आपको, 12 दिन याद करना है। बाकी सब ये सब तो यादें हो जाएंगे आपको। 10,000 और 25,000 ये आपको डिप्लोमा से याद होगा, है ना। और ये तो शायद ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे शेप याद कर लेना है। हाफमैन का जो है शेप सर्कुलर होता है, इसका शेप जो है ओवल कह लो या वृत्ताकार कह लो। और हाफमैन जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, और बुल ट्रेंच किल जो है ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, ठीक है। तो ये बुल ट्रेंच किल का जो फिगर है, और ये जो है हाफमैन किल का है बगल वाला। तो अब जो है आपको सही सही साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है यहीं पे रहने देते हैं। पता नहीं आपको जो है कैसा लगा होगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको फ़ायदा ही मिलेगा। मैं सारे सब्जेक्ट जो है कराने वाला हूँ, सारे मतलब जितना मुझे आते हैं, जितना कंपटीशन में आपको पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें। देखो अगर आप जो है यहाँ तक देख रहे हो तो एक बात जो है ध्यान रखना, मैं जो आपको बताऊँगा उसमें ऑब्जेक्टिव जो है एक भी नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। सारे जो है आपके नोट्स में लिखे होंगे, मैं इसकी जो है गारंटी लेता हूँ। हो सकता है कि मान लो कि
2-4 नहीं आएँगे, लेकिन ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपके नोट्स में लिखे होंगे। पूरी अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं कैसे मैं समझा पाता हूँ, तो अगर आपको मतलब मुझे कुछ सुझाव देना है कि आप जो है ऐसे करिए, समझ में नहीं आता या कुछ भी मतलब दिक्कत लग रही है मुझे मेरे समझाने में, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? मैं उसमें सुधार करूँगा, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं मतलब कोई भी अपना आप सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर से दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त और मित्र जो भी होंगे उनको बता दीजिएगा, ठीक है ना? तो सारे ऑब्जेक्टिव आप जो है आपके प्रीवियस ईयर के इसी में इंक्लूड होंगे। बस आपको जो है क्या करना होगा कि प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव को करते समय अपना नोट्स जो है देख करके पढ़ना होगा, ठीक है? अगर वैसे करेंगे तो आपके नज़रों में जल्दी चढ़ जाएगा और याद जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप केवल नोट्स को याद करेंगे तो वो याद नहीं हो पाता है। तो इसका जो है ध्यान में रखिएगा। तो आज हमने जो है भट्टे से संबंधित सारी बातें जो है ख़त्म कर ली हैं। अब हम अगले वीडियो में हो सकता है हम लोग टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ईंटों ब्रिक्स पे जो है कौन-कौन से टेस्ट करे जाते हैं। टेस्टिंग TESTING टेस्टिंग, या हो सकता है कि क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें। ठीक है ना? तो अब हमारा जो है केवल यही 2 टॉपिक बचा रह गया है। ईंट की टेस्टिंग के बारे में पढ़ना और ईंट का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ना, कितनी प्रकार की ईंटें होती हैं, ये सारी चीज़ें, और ईंट के जो है दोष कि ईंट में जो है कौन-कौन से जो है दोष उत्पन्न होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? तो एक बात जो है यहाँ से ध्यान रखना कि जितने भी सारे दोष लिखाए जाएँगे, चाहे वो ईंट का हो, चाहे वो सीमेंट में लिखा जाएगा या पेंट में लिखा जाएगा या वुड में लिखा जाएगा, ये सारे दोष ना आपको याद करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोष ही आपसे पूछे जाएँगे और दूसरा चीज़ पूछा जाएगा टेस्टिंग और तीसरा चीज़ है क्लासिफिकेशन। तो वैसे तो मैं आपको बताते चलता हूँ कि क्या-क्या याद रखना है, तो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताते चलूँगा, लेकिन मोटा-मोटी जो है टेस्टिंग पे ध्यान देना है, क्लासिफिकेशन पे ध्यान देना है और दोष पे। ये 3 चीज़ें जो हैं, चाहे वो किसी भी बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर हो, अगर उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसमें जो है आपको ज़रूर से इसको पढ़ना है, ठीक है? तो बस वीडियो को लंबा, अब क्या लंबा, अब ख़त्म ही करते हैं और हम मिलेंगे अगले अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आप जो है अपना ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप जो है मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद से अगर कोई पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, तो जो है आप जो है कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।